बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टम प्रोग्रामिंग CS609। जब भी आप इन हैंडआउट को स्टडी करें तो सबसे पहले आपने ये देखना कि इसका एडिशन जो होना चाहिए वो 3rd होना चाहिए और इसकी जो लास्ट अपडेट होनी चाहिए वो 20/4/2023 होनी चाहिए। इन हैंडआउट की बात करूं तो यहाँ पे इनको अपडेट किया है, कंपाइल किया और ऑर्गेनाइज जो किया है वो मैंने खुद किया है और यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह की है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कि इनके अंदर जो पूरी क्वेश्चन स्टेटमेंट है, जैसे MCQs हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, तो सारी स्टेटमेंट और उनके आंसर वगैरह मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके आएंगे आपको यहाँ पे ये पूरी स्टेटमेंट शो कर देगा और साथ में आंसर भी शो कर देगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे MCQs फॉर्मेट टर्म और यहाँ पे कंप्लीट वो बता रहा है, स्टेटमेंट भी बता रहा है और साथ में जो भी इसका आंसर है वो भी बता रहा है। अब सिर्फ ये चीज़ जो है ये सिर्फ MCQs के लिए नहीं है बल्कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा जो पूरी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की जिस तरह से मिड टर्म में आता है, तो ये यहाँ पे है राइट द प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स नेम। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन बताएगा और यहाँ पे इनको हाईलाइट करके बताएगा कि ये इसका आंसर है। तो इन हैंडआउट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक 53 की बात करें तो यह फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन। यहाँ पे आप एक MCQs देख लें। यहाँ पे IEEE डिफाइंस द स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन के लिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है। अब यहाँ पे IEEE से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो यहाँ पे उसका जो नेम रखा गया ना यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन का, तो उसका जो रखा गया स्टैंडर्ड फॉर बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, और इसका जो कोड वगैरह है ना वो IEEE 754 है। तो ये MCQs वगैरह में आता है, यानी कि इसका जो आपने टिक करना होता है स्टैंडर्ड फॉर बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक, इस पे टिक करना है। अब उसके बाद जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं ना तो सिर्फ इनके नेम पूछते हैं, यहाँ पे इनको एक्सप्लेन नहीं करना होता। अगर आपने इनकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप गूगल वगैरह से भी देख सकते हैं, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने डिवीजन बाय जीरो की एक्सप्लेनेशन देख ली थी। अब यहाँ पे वो पूछता है कि जो 5 किस्म के फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन है वो बताएं। तो यहाँ पे सबसे पहले इनवैलिड ऑपरेशन, दूसरे नंबर पे डिवीजन बाय जीरो, तीसरे नंबर पे ओवरफ्लो, चौथे नंबर पे अंडरफ्लो और पांचवें नंबर पे इन एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो आप इनको समझना चाहें तो गूगल या चैट जीपीटी से आप जाके इनको सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे एरर्स एंड एक्सेप्शन, टॉपिक 54 जो है वो है एरर एंड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एरर्स क्या होते हैं कि एरर जो होते हैं ना एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं जिसके अंदर एप्लीकेशन जो रन कर रही है। जैसे यहाँ पे कोड से भी रेलिवेंट हो सकते हैं और इस तरह जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उनसे भी रेलिवेंट हो सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जस्ट सपोज कि मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे एक प्रोग्राम ऐसा है कि उसने जाके ना CD ड्राइव जो है हमारा मेरे लैपटॉप को उसको एक्सेस करना था। तो अब यहाँ पे क्या है कि CD ड्राइव यकदम जब प्रोग्रामिंग हो रही होती है ना, यानी एप्लीकेशन जो रन हो रही है, तो यहाँ पे सडनली क्या होता है कि किसी भी वजह से जो हमारी CD ड्राइव है ना उसकी तार केबल जो है वो हिल जाती है, कोई और इशू होता है, तो जो CD ड्राइव है ना वो वर्किंग करना छोड़ देता है, तो वो जो होगी वो एरर होगी। अब एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन जो होती है वो कोड, ज्यादातर जो होती है वो कोड से रेलिवेंट ही होती है। जैसे यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो देखा था कि कोड के अंदर आप कुछ कोई ऐसी चीज आ जाती है कि जिसकी वजह से वो एक्सेप्शन अकर हो जाती है। जैसे जीरो डिवीजन बाय जीरो, यानी कि आप जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे एक्सेप्शन आ जाएगी। अब एरर की बात करें तो पॉसिबल नहीं होता कि जब एरर अकर हो ना तो आप उनसे रिकवर नहीं कर सकते। यानी कि जब मतलब पीछे मैंने एग्जांपल दी थी, तो CD ड्राइव को जब उसने एक्सेस करना था ना, तो अगर किसी भी वजह से CD ड्राइव उसको अवेलेबल ही नहीं होता, यानी कि वो तो डेड हो गया, तो वहां पे क्या होगा कि जो प्रोग्राम होगा वो अचानक से टर्मिनेट कर जाएगा। जबकि अगर एक्सेप्शन की बात करें तो वहां पे हम क्या करते हैं, ट्राई एंड कैच 2 ब्लॉक होते हैं। तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं कि ट्राई के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ कोड है ना जिनसे हमारी एक्सेप्शन अकर हो सकती है, तो हम वो डाल देते हैं और एक्सेप्शन जो कैच है वहां पे उसका जो हम हैंडलिंग वगैरह वो डिफाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई एक्सेप्शन अकर हो भी जाते हैं ना तो वहां पे प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखता है। इसी तरह अगर एरर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एरर जो होते हैं ना रन टाइम, यानी कि जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं ना तो वहां पे ये मतलब आती है। और ये जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर को इनका एरर का नहीं पता होता, क्योंकि ये सडनली जो होते हैं ना वो अकर हो सकती है। अब अगर एक्सेप्शन की बात करें तो ये मतलब कंपाइलर जो है ये समटाइम कंपाइलर इनको कैच कर भी लेता, समटाइम इनको कैच नहीं कर पाता। अब अगर इसी तरह एरर की बात करें तो प्रोग्रामर जो होता है ना एक्सप्लिसिटली इसके लिए चेक करते हैं एरर के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने पिछली एग्जांपल जो दी थी, CD ड्राइव से अगर कोई डाटा हमने रीड करना था तो वहाँ पे प्रोग्रामर क्या कर सकता है कि ये चेक कर सकता है कि उसने जो डाटा है वो उसने वहाँ से रीड किया है कि नहीं किया। अब एक्सेप्शन की बात करें तो प्रोग्रामर जो होता है ना वो इसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग को लिख सकता है, जिससे जो होगा प्रोग्राम टर्मिनेट हो नहीं होगा बल्कि जो अपनी एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू रखेगा।
टॉपिक 55 की बात कर लें तो है ट्रीटिंग एरर्स एंड एक्सेप्शन। अब यहाँ पे आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ना रिकमेंडेड बुक से ही दिखाता हूँ। तो रिकमेंडेड बुक में उन्होंने थोड़ा सा डिटेल से लिखा हुआ, आप चाहें तो हैंडआउट से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि आप रिपोर्ट एरर, हमने पीछे मेरे ख्याल में टॉपिक 30 के राउंड अबाउट हमने कहीं देखा था कि जब भी किसी सिस्टम के अंदर एरर आती है ना, तो वहाँ पे ये रिपोर्ट एरर इस फंक्शन को यूज़ किया जाता है, यानी कि ये बताता है कि कोई एरर अकर हुई है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही एरर अकर होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है ना उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ये जो अप्रोच होते हैं ना, यहाँ पे क्या कर दिया है कि ये ऑर्डरली जो शटडाउन है ना उसको इंश्योर नहीं करता। यानी ऑर्डरली का मतलब ये है कि जो प्रोग्राम जैसे मतलब इसको एंड होना चाहिए ना, वैसे नहीं होता। एंड होने का मतलब ये कि एक प्रोग्राम ने 8 से 10 जो टास्क परफॉर्म करने थे और उसके बाद उसने एंड होना था, टर्मिनेट होना था। लेकिन क्या होता है कि चौथे टास्क के बाद वहां पे कोई एरर हो जाती है, कोई इशू आ जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि चौथे के बाद ही वहां प्रोग्राम जो है ना वो वहां पे टर्मिनेट हो जाता है। तो उससे जो है ना वो ऑर्डरली मतलब उसका शटडाउन नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ, यानी कि वो सारी वर्किंग नहीं कर सका। सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि रिपोर्ट एरर जो होता है ना, इसके बेनिफिट तो हैं कि मतलब एरर है उसको पता चल जाता है, और जो प्रोग्रामर है ना इसको यूज़ भी कर सकता है कि प्रोग्राम जो है ना वहाँ पे टर्मिनेट कर जाए। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ मतलब क्या कहते हैं नुकसान भी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ नुकसान क्या क्या है। सबसे पहले जो है ना ये फैटल एरर, अगर कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर या मतलब ज़्यादा टफ किस्म की एरर हुई है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोसेसर होता है ना वो पूरे का पूरा क्लोज हो जाएगा, यानी कि ये नहीं करेगा थोड़ा सा। यानी सिंगल थ्रेड का मतलब आप आगे चल के पढ़ेंगे ये एक छोटा सा पीस होता है। जैसे यहाँ पे मैंने अगर इस पीडीएफ को ओपन किया हुआ है ना, तो ये इसने एक प्रोसेसर ने ओपन किया, और अब इसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेड होंगे जो अपनी वर्किंग कर रहे होंगे। कोई थ्रेड क्या काम करेगा, इसके ऊपर हाईलाइट कर रहा होगा, कोई थ्रेड क्या काम कर रहा होगा, इसके ऊपर रीडिंग कर रहा होगा, कोई थ्रेड क्या कर रहा होगा, यहाँ पे मैं जैसे ये लाइन लगा रहा हूँ तो ये वर्किंग कर रहा होगा। तो वहाँ पे अगर कोई फैटल एरर होता है, यानी कि कोई मतलब बड़ा इशू होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पूरा प्रोसेसर है ना वो सारा इसको क्लोज कर देगा और ये फाइल भी क्लोज आ जाएगी। तो ये काम तो गलत है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो जस्ट सपोज किया कि यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो अगर इशू ये हुआ है ना सिर्फ हाईलाइट है, इसको बंद करना चाहिए, ना कि पूरी फाइल को क्लोज कर दिया जाए और जो ऑपरेशन है ना वो सारे एंड हो जाए। और दूसरे नंबर पे इसका जो इशू है ना रिपोर्ट एरर का, तो यहाँ पे ये कि सम टाइम प्रोग्रामर जो चाहता है ना कि पूरा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट ना हो। जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल बताई थी कि एक प्रोसेस है उसने 10 टास्क है वो कंप्लीट करने थे, लेकिन चौथे जो टास्क के बाद है ना वहाँ पे कोई एरर आ जाते, तो वहाँ पे ये करने के बजाय कि वहाँ पे जो सारा वर्किंग है ना उसको स्टॉप कर दिया जाए, बल्कि ये है कि जो करंट वर्किंग जो टास्क नंबर 4 है ना उसको खत्म कर दिया जाए, और बाकी जो है टास्क नंबर 5 6 7 8 9 10 उनको कंटिन्यू रखा जाए। तो समटाइम प्रोग्रामर ये भी चाहता है। तो रिपोर्ट एरर का ये भी इशू है कि मतलब यहाँ जहाँ पहले मतलब 6 जो टास्क वो कंप्लीट होने चाहिए थे, तो रिपोर्ट एरर की वजह से कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हो सका। और ये मैंने अभी आपको बता दी कि सिंक्रोनाइजेशन रिसोर्सेज है ना वो मतलब ऐसे ही वेस्ट जो होते रहेंगे, उनका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आगे चल के हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मतलब जब आपका फाइनल टर्म आएगा तो वहाँ पे चल के पढ़ेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको एक एमसीक्यूज भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें जो एमसीक्यूज वो पूछते हैं, दी और डैश फंक्शन टर्मिनेट्स द प्रोसेस इफ द प्रोग्राम इंडिकेट्स दैट द एरर इज फैटल। यानी कि अगर कोई एरर है ना वो मतलब ज़्यादा मेजर किस्म की है, तो वहाँ पे क्या होगा कि रिपोर्ट एरर क्या करेगा, रिपोर्ट एरर जो है ना वो प्रोग्राम या फंक्शन जो भी हो रहा है परफॉर्म उसको ही टर्मिनेट कर देगा। अब टॉपिक 56 की बात कर लें तो यहाँ पे टर्मिनेशन हैंडलर, ये भी मैं आपको रिकमेंडेड बुक से करता हूँ, तो वहाँ से आप समझ लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। मैं आपको रिकमेंडेड बुक के ऊपर लेके चलता हूँ। अब टर्मिनेशन हैंडलर की बात करें तो इसकी वर्किंग भी बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि हमारी एक्सेप्शन की होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे कर रहे होते हैं ना, टर्मिनेशन हैंडलर भी बिल्कुल वैसे ही वर्किंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपने ये मैंने जो हाईलाइट किया ना तो आपने इसको देखना, ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। तो इसमें एक ही फ़र्क होता है, वो क्या होता है कि यहाँ पे अगर टर्मिनेशन हैंडलर की बात करें तो इसके अंदर फिल्टर एक्सप्रेशन नहीं होते। तो फिल्टर एक्सप्रेशन हमने पिछले मेरे ख्याल में 2-3 लेक्चर पहले पढ़ा था, अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से जाएँ, आपको समझ आ जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको इसका फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये आपके सिलेबस में आता है, और सम टाइम आपसे ये भी हो सकता है कि इसका जो है ना क्या कहते हैं फॉर्मेट ही पूछ लें। यानी आपने पूरा नहीं लिखना होगा, जस्ट ये बताना होगा कि टर्मिनेशन हैंडलर किस तरह से इनका मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 बार अंडरस्कोर होगा, उसके बाद ट्राई ब्लॉक होगी, बिल्कुल वैसे जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है। यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करना है, और कोड में आपने मतलब अगर वो कहें कोड लिखने का तो आप अपने पास से कोई भी टेम्परेरी तौर पर लिख सकते हैं, लेकिन जस्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोड ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेप्शन ब्लॉक में यहाँ पे जो सेकंड क्लॉज होती थी वो होती थी एक्सेप्ट की ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर और फाइनली, तो यहाँ पे सिर्फ नेम का फर्क है। वहां पे क्या होता है कि एक्सेप्ट लिखा जाता था, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे जस्ट लिखा जाता है फाइनली।
सो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया कि एक गार्डेड बॉडी ऑफ कोड। तो गार्डेड बॉडी ऑफ कोड का मतलब है कि यहाँ पे ये जो ट्राई वाला है ना, ये वाला इसको कह रहे हैं। और सेकंड नंबर पे उन्होंने जो कहा हुआ है वो कहा हुआ है ए ब्लॉक और टर्मिनेशन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द फ्लो ऑफ कंट्रोल लीव्स द गार्डेड बॉडी। तो ये इसकी स्टेटमेंट का मतलब भी मैं समझाता हूँ, लेकिन ये कह किसको रहे हैं, ये इस वाले ब्लॉक को कह रहे हैं, जो फाइनली ब्लॉक है ना, इसको कह रहे हैं कि ये वाला जो है, ये वाला ये है ब्लॉक और टर्मिनेशन कोड है। उसके बाद उन्होंने इसका सिंटैक्स भी बताया यहाँ पे कि कैसे लिखते हैं, आप ट्राई लिखते हैं और उसके बाद जो फाइनली ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे मैंने आपको रिकमेंडेड बुक के ऊपर दिखा दिया है। ये कुछ इस तरह से होगा कि ट्राई ब्लॉक आपका ऐसे होगा और फाइनल ब्लॉक कुछ ऐसे होगा। और उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो होता है ना गार्डेड बॉडी ऑफ कोड, यानी कि ऊपर ट्राई वाला जो कोड है उसको बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या होता है कि सिंपल सा ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है या नेस्टेड ब्लॉक होता है, यानी ब्लॉक के अंदर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक, यानी कि डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है इंटायर प्रोसीजर आर फंक्शन, या एक कंप्लीट जो प्रोसीजर या एक कंप्लीट जो है वो फंक्शन भी हो सकता है। अब यहाँ पे लास्ट पे कह रहे हैं कि टर्मिनेशन जो ब्लॉक रहता है ना वो तब भी एग्जीक्यूट किया जाएगा जब फ्लो ऑफ कंट्रोल है ना, यानी ट्राई को छोड़ के जब जो कंट्रोल है ना यहाँ से निकल के जब फाइनली में आएगा ना, तो वहाँ पे तब भी एग्जीक्यूट होगा ना। तो यहाँ पे लेकिन अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ट्राई इस वाले ब्लॉक को कब छोड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेड बुक से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है लिविंग द ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक का मतलब कि इसको छोड़ के कब आगे फाइनली ब्लॉक के ऊपर आएगा। सबसे पहले जो है वो है रीचिंग द एंड ऑफ ट्राई ब्लॉक एंड फॉलिंग थ्रू टू द टर्मिनेशन हैंडलर। अब यहाँ पे मैं इस बात का आपको मतलब जो समझा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें हमने एक ट्राई ब्लॉक बना रहा है, ये ट्राई ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे लाइन नंबर 25 के ऊपर आया, 25 के ऊपर आता है। तो अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि ट्राई ब्लॉक यहाँ पे कब कब इसको लीव कर सकता है। सबसे जो पहले सिंपल सी जो है वो ये हो सकता है कि ये सबको चेक करता जाएगा। आपने लाइन नंबर 6, 7, 8 या यहाँ तक लाइन नंबर जो 24 तक आपने जो भी लिखे हुए ना कोड, सबको चेक करता है वन बाय वन। और उसके बाद यानी जब इसके ऊपर वर्किंग है अपनी कंप्लीट कर लेना, तो सिंपल सी बात है कि उसने ये लाइन नंबर 26 यानी कि फाइनली ब्लॉक में आ जाना है। तो सबसे सिंपल रीजन तो ये एक। अब सेकंड नंबर पे वो रीजन कह सकते हैं कि कब इस जो ब्लॉक है ना इसको लीव कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इनमें से कोई भी यूज कर लेते हैं ना वर्ड, यानी आप ये रिटर्न यूज कर लेते हैं, या ब्रेक यूज कर लेते हैं, गो टू यूज कर लेते हैं, लॉन्ग जंप यूज कर लेते हैं, कंटिन्यू यूज कर लेते हैं, या लीव टू, यानी इस तरह की अगर आप कोई भी वर्ड यूज कर लेते हैं ना, तो चाहे आप जहां पे भी करें, जस्ट सपोज किया कि आपने ये जो वर्ड है ना कुछ ऐसा ही लाइन नंबर 6 या 7 के ऊपर ही कर लिया है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि इमीडिएटली इसको मतलब छोड़ के ना यहाँ पे क्या करेगा कि फाइनली ब्लॉक में आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे जो लीव कर सकता है ना यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को, वो है एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता, लेकिन यह है कि अगर कोई एक्सेप्शन अगर हो जाती है ना, तो वहां पे क्या करेगा, फिर भी लीव करके किस पे आ जाएगा, वहां पे जो फाइनली ब्लॉक है ना वहां पे आ जाएगा। तो आपने याद रखना, ये आपके एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि जो ये होगा ना ट्राई ब्लॉक को छोड़ के जब ये फाइनली ब्लॉक में जाएगा, तो वहां पे इसने लाजमी तौर पे जाना ही जाना है। और इससे कोई मतलब नहीं है कि जो आपका ट्राई ब्लॉक है वो नॉर्मली टर्मिनेट होता है या एब नॉर्मली। नॉर्मली में तो अभी हमने देख लिया कि 3 उसके केसेस हो सकते हैं, और एब नॉर्मली में ये है कि एब नॉर्मल कैसे होगा। तो एब नॉर्मल का मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एब नॉर्मल होगा कि इन 3 सिचुएशन के अलावा अगर किसी भी वजह से वो जो ट्राई ब्लॉक को छोड़ देता है ना, तो उसे हम कहेंगे कि एब नॉर्मल टर्मिनेशन हुई। इस चीज को भी आप याद में रखिएगा। तो यहाँ पे हमें टर्मिनेशन का कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल टर्मिनेशन हुई है, एब नॉर्मल टर्मिनेशन हुई है। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है वो सिंपल सा एक एपीआई यूज की जाती है, बूल, जिसकी रिटर्न टाइप है बूल, यानी कि या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स। और यहाँ पे उसका जो फंक्शन का नेम है ना वो है एबनॉर्मल टर्मिनेशन, और ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता। वॉइड का मतलब कुछ भी नहीं लेना इसने। तो यहाँ पे इसकी जो रिटर्न टाइप है ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और इसमें जो आर्गुमेंट होंगे वो कोई नहीं लेंगे। ये हो सकता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लें कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन को चेक करने के लिए कौन सी एपीआई यूज की जाती है। तो ये सिंपल से बिल्कुल सिंपल सी एपीआई है। और यहाँ पे बूल यानी अगर तो ट्रू रिटर्न कर देती है, तो इसका मतलब जो टर्मिनेशन हुई है ना वो बिल्कुल एबनॉर्मल ही हुई है। आपको नेम से ही पता चल रहा है कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन को चेक कर रहे हैं। अगर ट्रू है तो इसका मतलब एबनॉर्मल हुई है, और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो इसका मतलब है कि जो टर्मिनेशन हुई है वो एबनॉर्मल नहीं हुई, बल्कि क्या हुई है, नॉर्मल टर्मिनेशन हुई है। नॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब यहाँ पे कि इन 3 में से किसी भी रीजन की वजह से हुई। टॉपिक 57 की बात कर लें, बेटर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम विद टर्मिनेशन हैंडलर। तो सिंपल सी बात है, पीछे हमने पढ़ ली, यहाँ पे उन्होंने ऐसे ही इसको दोबारा से डाल दिया। तो बेटर प्रोग्रामिंग इस तरह से होती है जैसे हमने यहाँ पे देखा था ना ट्रीटिंग एरर वाला। तो यहाँ पे होता है कि मतलब जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह कर रहे होते हैं या एरर को हैंडल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है जो आपका प्रोग्राम है ना वो ज्यादा स्मूथ रनिंग करता और ऐसे ही बेकार में मतलब टर्मिनेट नहीं हो जाता। यानी एक यूजर ने अपना काम करना था, उसने 200 टास्क 300 टास्क परफॉर्म करने थे, तो किसी एक्सेप्शन की वजह से या किसी एरर की वजह
वजह से 50 प्रोग्राम उसने किए जो अपने टास्क किए, उसके बाद बंद हो गया, तो वहाँ पे यूज़र कहता है यार ये क्या प्रोग्राम बनाया है। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आप जो एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लेते हो या आप टर्मिनेशन हैंडलिंग कर लेते हो, तो वहाँ पे क्या है कि अगर उसने 500 टास्क परफॉर्म करने थे, वहाँ पे एक आधा वो स्किप भी कर जाता है लेकिन बाकी सारे टास्क को परफॉर्म कर देता है, तो यूज़र सेटिस्फाई होता है कि हाँ यार ये इशू आया तो यहाँ पे ये रीज़न थी। जैसे अगर ड्राइव की हम बात कर लें तो ड्राइव जो थी वो मेरी बेकार हो गई, तो इस वजह से फंक्शन परफॉर्म नहीं हो, तो इस वजह से वो कहता है ठीक है यार कोई नहीं, इट्स ओके। तो यहाँ पे इससे ये होता है कि जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है ना वो बेटर हो जाती है। यहाँ पे उन्होंने छोटा सा प्रोग्राम दिया, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एक HIN हैंडल है ना, यहाँ पे क्या करें, इसको इनवैलिड हैंडल वैल्यू रेफर कर रहे हैं, यानी इसको जो वैल्यू दे दी वो इनवैलिड हैंडल वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे इनवैलिड हैंडल वैल्यू आएगी ना तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाएगी, और यहाँ पे उसने एक फाइल का नेम दे दिया आई फाइल के नेम से, और इसकी जो एरर वैल्यू है ना उसने 1 दे दी है। तो यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट क्या करता है कि फाइल साइज को चेक कर रहा है, और उसके बाद क्या करता है कि अगर फाइल साइज जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि या तो वो फाइल जो है वो एम्प्टी है, या फिर क्या 32 बिट जो है ना इससे बड़ी फाइल है। तो वहाँ पे क्या करेगा कि ये एक्सेप्शन को मतलब जनरेट कर देगा कि फाइल इज टू लार्ज, और वहाँ पे एरर कोड है वो 1 को जनरेट कर देगा। तो सिंपल सी बात है, जब ये एक्सेप्शन आ जाएगी ना तो वहाँ पे बाद में इस प्रोग्राम मतलब इसको जो हैंडलिंग है ना वो भी लिखी जाएगी, और उससे जो प्रोग्राम होगा ना वो एक्सेप्शन हैंडलिंग को कवर करके इजिली जो अपनी प्रोसेसिंग है ना उसको कंटिन्यू रखेगा।